आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। Hello friends, welcome to Bark. Today we are going to study one of the important chapter of ancient Bihar, and that is Sung and Kanv dynasty. मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो इंडियन इंडिजिनस डायनेस्टी में से एक बना वो है सुंग डायनेस्टी और दूसरा है कान्व डायनेस्टी। इसके बारे में पीछे चर्चा की गई है पिछले क्लास में, तो इसको हम यहाँ पर कम डिस्कशन करते हैं, डायरेक्टली आते हैं सुंग डायनेस्टी पर और उसके बाद हम कान्व डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सुंग डायनेस्टी के बारे में। ये सुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन 185 बीसीई में रखा गया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। बेसिकली मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट राजा थे वो है बृहद्रथ। ये देखिए यहाँ है, तो जो लास्ट राजा हैं वो है बृहद्रथ। ये है मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट राजा, जिसको कि हमने मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ा। तो जो बृहद्रथ है ये लास्ट राजा है, इसी का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है। यानी पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं। ये देखिए एक काल्पनिक इमेज है पुष्यमित्र शुंग का, नॉट द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो 185 बीसी में हम जानते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी कब से कब रहा, 321 बीसी से 185 बीसी बिफोर कॉमन एरा, यानी कि एडी में नहीं बीसी में। 321 बीसी से 185 बीसी के बीच में मौर्यन एम्पायर रहा और उसके लास्ट राजा बृहद्रथ की हत्या करके 185 बीसी में फाउंडेशन रखा जाता है सुंग डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ही वॉज द सेनापति और आर्मी चीफ ऑफ द मौर्य। ये बृहद्रथ के सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, आर्मी का हेड थे, और उसी के कमांडर ने, उसी का सेनापति ने, बृहद्रथ का सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी का निर्माण रखता है और वह राजा है पुष्यमित्र शुंग। He assassinated the last Mauryan ruler Brihadrath and established a new dynasty. पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। जो वर्ण व्यवस्था है हमारे समाज में, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को दिखाया गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हमने देखा कि शूद्र से एक राजा बनते हैं जो थे महापद्मनंद। बाकी सब राजा क्षत्रिय वर्ण से माने गए हैं। तो ब्राह्मण से जो पहला राजा माना गया है भारतीय इतिहास में वो पुष्यमित्र शुंग को माना गया है। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होने के कारण इन्हें माना गया है कि ही वाज द फर्स्ट ब्राह्मण और ही एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल कहाँ थी शुंग डायनेस्टी की? शुंग डायनेस्टी का जो कैपिटल मेन था पाटलिपुत्र था। हालांकि कई किताबों में विदिशा को भी इंपोर्टेंट सेंटर के रूप में दिखाया गया है। किसी किसी किताब का तो यह भी मानना है कि इनिशियली पाटलिपुत्र कैपिटल थी, बाद में शिफ्ट करके विदिशा कर दिया गया, जिसकी संभावना तो कम लगती है क्योंकि कैपिटल मेनली रूप से पाटलिपुत्र ही रहा। आगे हो सकता है कम इंपोर्टेंट राजा के समय विदिशा भी रहा हो, पर विदिशा भी एक इंपोर्टेंट सेंटर था। विदिशा जानते होंगे आप कि मध्य प्रदेश में है और संभवतः शिवराज सिंह चौहान यहीं से इलेक्शन लड़ते थे और रिकॉर्ड वोट से विजय भी प्राप्त करते थे। तो जो पाटलिपुत्र है इसकी कैपिटल थी और विदिशा भी एक इंपोर्टेंट सेंटर थी। कौन सा एरिया में कंट्रोल किए? ये मगध के एरिया में, और जो नियर बाय रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उत्तर प्रदेश का रीजन हो या और दूर तक जो नॉर्थ इंडिया का कुछ पोर्शन है उसको कंट्रोल किया, जो कि संभवतः नहीं बल्कि गारंटी के साथ मौर्यन रूलर से तो बहुत कम था, लेस सेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि जो राजा है उसकी पावर कम थी और मौर्य के एम्पायर से भी बहुत कम थी। आप जानते होंगे कि इस समय में पिछले लेक्चर में जैसा हमने पढ़ा कि इंडिजिनस में 3 और जो बाहर से आए उसमें भी 4 रूलर थे। आपने सुना होगा पीके के बारे में, इंडो ग्रीक, अस्काइथियंस, पार्थियंस एंड कुशाना के बारे में। ये 4 बाहर से आक्रमणता आते हैं और भारत में रूल करते हैं। इंडिजिनस रूल में सुंग हो, कान्व हो, सतवाहन डायनेस्टी हो, ये भी रूल करते हैं। इतने सारे राजा हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भारत में एक ही राजा थी सुंग की। बेसिकली मौर्य एम्पायर के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने, कई छोटे छोटे राजा आए, उसमें एक सुंग डायनेस्टी थी, इसलिए मौर्य एम्पायर से इसकी जो एरिया है कम थी। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ऐसा था, मोनार्कियल रूल था, यानी राजा का राजवंश अभी भी चल रहा था, यानी रिपब्लिक, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा इस समय नहीं थे। पावर जो सेंट्रल अथॉरिटी का है वो मौर्यन के समय में से कम हुआ था। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब, बार बार ये शब्द आप पॉलिटी में भी सुनते होंगे,
अभी के जो प्रशासन है उसके विषय में भी सुनते होंगे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का होता है। मान लीजिए अगर ये एरिया है, तो अगर सभी पावर को एक केंद्र में रख दिया जाए, एक ही व्यक्ति में, एक ही बॉडी में रख दिया जाए, तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। भारत में 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जब म्युनिसिपैलिटी और विलेज पंचायत लाया गया, तो यही पावर सेंटर को केंद्र से करके, पहले सेंटर में थी और स्टेट में थी, स्टेट कैपिटल में थी पावर, इसको निकाल के बहुत सारे विलेजेस और म्युनिसिपैलिटी में भी किया गया, इसलिए उस समय को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये थोड़ा ऑफ ट्रैक था, पॉलिटी से संबंधित था, पर आप समझ सकते हैं कि सुंग के समय में भी जो जितना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मौर्य के समय था उससे कम था। तो हम इससे हिस्ट्री का नहीं बल्कि सेंट्रलाइजेशन जो बार बार टर्म आता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसको समझाना चाहते थे। जो सुंग डायनेस्टी है, इस समय ब्राह्मण का जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में वो अधिक बढ़ गया था, क्योंकि ये डायनेस्टी कैसा डायनेस्टी है, एक ब्राह्मण डायनेस्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मण का रोल स्टेट अफेयर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बहुत अधिक बढ़ेगा ही। ये जो पीरियड है सुंग डायनेस्टी का, इसको माना जाता है रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। ऐसा माना जाता है कि मौर्य डायनेस्टी के समय, चाहे अशोक हो या अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे, जैनिज्म के फॉलोअर थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भी बुद्धिज्म के फॉलोअर हुए, और जो बिंदुसार थे वो भी आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे। यानी इस समय जो ब्राह्मणिक रिलीजन है, जो ब्राह्मण का डोमिनेटेड रिलीजन है, उसका पावर में कमी आई, उसको उसका जो रिवाइवल, मतलब जो ब्राह्मण रूल है, या सॉरी जो ब्राह्मण रिलीजन है, इसकी प्रभाव कम देखा गया। तो बाद में जब सुंग डायनेस्टी बनता है और पुष्यमित्र शुंग बनते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, यानी जितने भी कर्मकांड है, जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं, जितने भी तरीके के अनुष्ठान होते हैं, पूजा होते हैं, पाठ होते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, ब्राह्मणिकल धर्म से रिलेटेड, वो सभी को फिर से इन्होंने वापस किया, शुरुआत किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड किए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए, या भारतीय इतिहास में 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। यही अश्वमेध यज्ञ के समय, जब आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो जानते होंगे, रामायण भी देखे होंगे तो जानते होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक रॉयल वैदिक हॉर्स होता है, सेक्रीफाइस होता है, मतलब एक घोड़ा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से घोड़ा को छोड़ दिया गया, वो चारों तरफ वंडर करेगा, घूमेगा चारों तरफ। अगर कोई राजा इस घोड़ा को पकड़ लिया तो माना जाएगा कि वो इस राज्य को चुनौती दे रहा है, और दोनों राज्य में युद्ध होगा, जो विजय प्राप्त करेगा उसको उस एरिया का, पूरा एरिया का राजा समझा जाएगा। तो एक घोड़ा होता था, ये जब पूरा हो जाता था, ये घोड़ा घूम के आता था, तो घोड़ा को सेक्रीफाइस किया जाता था, यानी घोड़ा की बलि चढ़ाई जाती थी। सेक्रीफाइस मतलब बलि चढ़ाना। तो ये सिंबलाइज क्या करता है, किंग की सोवर्निटी एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। जहां तक घोड़ा घुमा वहां का सोरेन पावर कौन है, राजा है। वहां किसकी राज है, किसकी तूती बोलती है, राजा की बोलती है। तो हॉर्स वाज अलाउड टू रोम फ्रीली, रीजन स्टॉपिंग इट मेंट चैलेंज टू द किंग्स अथॉरिटी। पतंजलि जो ऑथर है महाभाष्य के, एक हम लेक्चर लाएंगे जिसमें जितने भी इंपोर्टेंट बुक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उनके कौन लेखक है उसके बारे में एक अलग से लेक्चर लाएंगे, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। पर जो पतंजलि हैं, ये एक किताब लिखे हैं महाभाष्य। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और फिर से आ सकता है। तो इन्हें ही माना जाता है कि ये चीफ प्रीस्ट थे, जो पुष्यमित्र शुंग के दोनों अश्वमेध यज्ञ हुआ उसमें जो मेन साधु थे, मेन प्रीस्ट थे, मेन पुजारी थे, वो पतंजलि को माना गया है, जिन्होंने किताब लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य पाणिनि का जो अष्टध्यायी किताब है उस पर एक टिप्पणी है। इस सब के बारे में चर्चा हम अलग लेक्चर में करेंगे। जो बुद्धिज्म है ये कंटिन्यू हुआ, हालांकि रॉयल पेट्रोनेज डिक्लाइन हुआ। बहुत सारा बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट किताब है, उसका मानना है कि इनके समय, पुष्यमित्र शुंग के समय प्रोसिक्यूशन किया गया बुद्धिस्ट का, यानी बुद्धिस्ट को मारा गया, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। एक तो ऐसा किताब है बुद्धिज्म का, चलिए वो आगे दिया हुआ है पर हम यहाँ बता देते हैं कि एक बुद्धिज्म का मानना है कि अशोक ने 84,000 स्तूपाज का निर्माण कराया था। एक दो नहीं, 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। स्तूप आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से। ये मेन सिलेबस का पार्ट है, इसके बारे में कभी डिस्कशन होगा। तो जो स्तूप है, ऐसा 84,000 स्तूप माना गया है, बनाया गया था अशोक के द्वारा। और ऐसा माना गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने ये 84,000 स्तूप को तोड़ दिया गया था। हालांकि जो हिस्टोरियन है आज के, उनका मानना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये डाटा नॉट करेक्ट है, और अगर सही है भी
तो ये जो 84,000 स्तूप की बात की गई है, ये पूरी तरह से एग्जेजरेटेड है। ये नंबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा। इतिहासकार जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, जिनका मानना है कि बुद्धिज्म के प्रोसिक्यूशन किया गया, इतिहासकार का मानना है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है और संभव है कि बुद्धिज्म का ज्यादा प्रोसिक्यूशन सुंग के समय नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्तूपा का निर्माण भी कराया और उसका फिर से दोबारा भी स्ट्रक्चरिंग करवाया। कुल मिलाकर इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझना है कि देयर इज ए डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस आर नॉट यूनानिमस वेदर बुद्धिज्म वाज प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग द सुंगा रूल और नॉट, कि पुष्यमित्र शुंग के समय बुद्धिस्ट को कितना प्रोसिक्यूट किया, इसमें इतिहासकारों में एक मत नहीं है। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं करते हैं कि बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूट किया गया। हालांकि बुद्धिस्ट लिटरेचर का, बुद्धिस्ट किताबें की माने तो पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट लोगों को प्रोसिक्यूट किया अपने समय में। तो ये एक डिबेट है, इसमें आपको दोनों तरफ के पक्ष को समझना है और इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हिस्टोरियन से एक मत नहीं है, हिस्टोरियन ही सहमत नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना भी कम हो जाती है। यही जो अश्वमेध यज्ञ है, ये जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो पुष्यमित्र शुंग का घोड़ा सिंधु रिवर के पास चला गया, जो इंडस रिवर है वहां पर चला गया, और वहां राज था इंडो ग्रीक का, जिसके बारे में आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक के बारे में डिटेल से। यानी कि जो सिकंदर है उसके साथ जो ग्रीक से लोग आए थे, वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास रहने लगे थे, उसे ही इंडो ग्रीक कहा गया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को अपना लिए थे। तो वो इंडो ग्रीक के एरिया में क्योंकि गया, इसलिए सिंधु रिवर के आसपास क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, जो सिंधु रिवर है उसके आसपास दोनों में युद्ध हुआ। एक तरफ क्या है, एक तरफ घोड़ा गया है किसका, पुष्यमित्र शुंग का, और दूसरी तरफ इंडो ग्रीक के लोग उसको कैप्चर करना चाहते हैं। इसी समय जो पुष्यमित्र शुंग है, इसका पोता था, पुष्यमित्र शुंग है, इसके बेटे के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम अग्निमित्र रहता है, और अग्निमित्र का बेटा रहता है वसुमित्र। तो वसुमित्र ही पुष्यमित्र शुंग की तरफ से युद्ध करता है और इंडो ग्रीक को पराजित करता है। कुल बात आप समझे, घोड़ा चला गया सिंधु रिवर के पास, जहां पर कौन है, जहां पर इंडो ग्रीक का एरिया है, तो दोनों में युद्ध होता है। एक तरफ से पुष्यमित्र शुंग की सेना है, दूसरी तरफ से इंडो ग्रीक की सेना है। पुष्यमित्र शुंग की सेना को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वसुमित्र। वसुमित्र कौन है, पुष्यमित्र शुंग का पोता है और अग्निमित्र का बेटा है। अग्निमित्र के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अग्निमित्र का बेटा जो वसुमित्र है वो पराजित करता है। ठीक है, तो ये भी अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड है, और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने में उनकी भी इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही, किसकी, वसुमित्र की। आइए देखते हैं जो अगला राजा बनते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा बने वो है अग्निमित्र। ये अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। जैसा हमने देखा, ये गवर्नर था विदिशा का, जो हमने देखा ना कि शुरू में राजधानी कहाँ रहता है, पाटलिपुत्र में, और फिर एक इंपोर्टेंट सेंटर विदिशा भी बनता है। इसी को हाईलाइट करने के लिए हमने बताया है कि जो अग्निमित्र हैं, राजा बनने से पहले ये विदिशा प्रदेश का ही गवर्नर रहते हैं। क्योंकि ये विदिशा प्रदेश का गवर्नर है, इन्हें विदिशा से ज्यादा प्रेम रहेगा, इसलिए हो सकता है अग्निमित्र के समय विदिशा भी एक इंपोर्टेंट सेंटर के रूप में उभरा। इन्हें लिटरेचर से ज्यादातर जाना जाता है, और वो किताब है मालविका अग्निमित्रा। इसमें दो वर्ड है, एक है मालविका और दूसरा है अग्निमित्र। ये किताब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें लव स्टोरी दिखाया गया, प्रेम प्रसंग जो है, प्रेम कहानी जो है, एक राजा अग्निमित्र है और दूसरी तरफ मालविका है, इन दोनों का प्रेम को दर्शाया गया है मालविका अग्निमित्र में, जो जिनके राइटर कालिदास हैं। इजी है याद रखना, मालविका प्लस अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र हो गया। जैसे अभी आप लोग विरुष्का जानते हैं, और जो नाम को जोड़ के बनाया जाता है, तो उसी तरह मालविका अग्निमित्र पहले ही कालिदास लिख दिए। सोचिए ये आदमी कितना आगे था, आज से 2000 साल पहले, हालांकि ये गुप्त पीरियड के समय में थे, तो तब भी अगर देखें तो 1700-1800 साल तो हो ही गया है। 1700 साल पहले ही ये दोनों नाम को जोड़ के क्या कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, मालविका अग्निमित्रा। ये मालविका अग्निमित्रा जो किताब है, इससे हम शुंगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हैं। उस समय जो कोर्ट में जिंदगी चलती थी, जो राजा का कोर्ट होता है, दरबार होता है, उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर, ये शुंग डायनेस्टी के समय ही बुद्धिस्ट स्तूप को इनलार्ज किया गया, बड़ा बनाया गया। किसको, भरहुत को और सांची को। इस फैक्ट से क्या हम ये बता सकते हैं कि, और डिबेट हो गया ये बात पर कि क्या बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूट किया गया था शुंग डायनेस्टी के समय। अगर किया गया था तो शुंग डायनेस्टी के समय भरहुत और सांची स्तूप को क्यों इनलार्जमेंट किया जा रहा था। तो सिर्फ बुद्धिज्म में
बुद्धिज्म का जो सोर्स है उसमें लिखा गया है कि बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट लोग को प्रोसिक्यूट किया गया और 84,000 स्तूप को तोड़ दिया गया। हालांकि सच्चाई या ज्यादा हिस्टोरियंस का मानना है कि ये गलत है। अगर कुछ स्तूप को तोड़ा भी गया हो तो उसकी संख्या बहुत ही कम थी। संस्कृत लैंग्वेज भी फ्लोरिस्ट किया और लिटरेचर भी, जो शुंग पीरियड है इसमें बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि ये हिंदुइज्म को या फिर हम कहें ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन है, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, जिसमें ब्राह्मणों का जो दबदबा है, जिसमें ब्राह्मण ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उस उसके समय उसका तो विकास हुआ ही, तो उसके कारण संस्कृत का भी विकास हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग 84,000 स्तूप को तोड़े। हालांकि ये करेक्ट नहीं है, या नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। कैसे डिक्लाइन होता है? अग्निमित्र के बाद जो राजा बनते हैं, जो अगले राजा बनते हैं, जो सक्सेसर्स हैं, वो कमजोर रहते हैं और इस तरह से इंटरनल स्टेबिलिटी होती है। जो लास्ट राजा है वो है देवभूति। पहले राजा कौन थे? पुष्यमित्र, जिनके बारे में हमने पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके बाद कौन बने? अग्निमित्र, जो मालविका अग्निमित्र के नायक है, हीरो है अग्निमित्र, और हीरोइन मालविका है। इसके बाद कौन बनता है? वसुमित्र, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी को की रक्षा की इंडो ग्रीक से लड़ते हुए और इंडो ग्रीक को पराजित किया। जो लास्ट राजा हैं वो हैं देवभूति। इसके बीच में भी बहुत राजा बने होंगे, हमें नहीं याद करना। देवभूति लास्ट राजा है शुंग डायनेस्टी का, और ये डायनेस्टी 73 बीसीई में खत्म हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग कब राजा बनते हैं? 185 बीसीई में। 185 बीसीई में क्या हुआ? बृहद्रथ की हत्या की गई, मौर्य डायनेस्टी का समापन हुआ और शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया। और लास्ट राजा कब खत्म होता है? 73 बीसी में। तो दोनों डेट आपको याद रखना है कि जो शुंग डायनेस्टी है यहां से यहां चला 185 से 73 बीसी के बीच में। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र और देवभूति इसके राजा थे। अगला जो डायनेस्टी है वो है कण्व डायनेस्टी। देखिए तो जो सबसे पहला डायनेस्टी था वो बृहद्रथ डायनेस्टी था। फिर कौन डायनेस्टी आया? हर्यंक डायनेस्टी आया। हर्यंक डायनेस्टी, जो हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट राजा था उसको मारकर कौन डायनेस्टी बन गया? शिशुनाग डायनेस्टी बन गया। जो शिशुनाग डायनेस्टी है इसका लास्ट राजा को मारकर कौन डायनेस्टी बनेगा? नंद डायनेस्टी बनेगा। ठीक है, आपको पहला और लास्ट राजा याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा को मारकर कौन सा राजा राज्य बना? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा अभी पढ़े, बृहद्रथ को मार के कौन सा बना? शुंग डायनेस्टी। और शुंग डायनेस्टी का जो लास्ट राजा है इसको, जो कौन है, देवभूति है, इसको मारकर कौन बना? कान्व डायनेस्टी। और कान्व डायनेस्टी के लास्ट राजा को मार देते हैं कौन सा? सतवाहन डायनेस्टी, जो आगे देखेंगे। ठीक है, आपको ये क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि हालांकि इसको तो आप छोड़ सकते हैं, जो बृहद्रथ डायनेस्टी है ये मैथोलॉजिकल है, तो इसका लास्ट राजा को शायद हर्यंक डायनेस्टी का राजा ना भी मारा हो, क्योंकि महाभारत का पीरियड देखे तो बहुत पहले हो जाएगा। पर हर्यंक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद, फिर मौर्य, मौर्य के लास्ट राजा को मारे पुष्यमित्र शुंग, और देवभूति को मारकर कान्व डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया। तो अभी हमें कान्व डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। कान्व डायनेस्टी का जो फाउंडर थे उसका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव कान्व। ये कान्व डायनेस्टी के फाउंडर हैं। क्या नाम है? वासुदेव कान्व। कब फाउंडेशन रखेगा? 73 बीसी में। क्यों? क्योंकि 185 बीसी से 73 बीसी तक तो शुंग डायनेस्टी थी, 73 बीसी में खत्म हुई, तभी तो कान्व डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा जाएगा। इसका लास्ट राजा बृहद्रथ है, जिसको कौन मार देगा? वासुदेव कान्व। ये भी क्या है? ब्राह्मण है और मिनिस्टर है शुंगा का। तो जैसे पुष्यमित्र शुंग कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे मौर्य का, तो ये वासुदेव कण्व क्या है? एक एक मिनिस्टर है, सेनापति नहीं है, ये मिनिस्टर है। तो ब्राह्मण मिनिस्टर है, यानी ये भी एक ब्राह्मण डायनेस्टी है। ये लास्ट शुंगा रूलर जो देवभूति है उसकी हत्या करके कान्व डायनेस्टी रखता है फाउंडेशन। कैपिटल कहाँ है? पाटलिपुत्रा। कंट्रोल्ड मेनली मगध रीजन। सबसे बड़ा तो कौन था? मौर्य था। मौर्य के बाद कौन बना? शुंगा, जो उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ। अभी देखे, इंडो ग्रीक से देवभूति ने, या अग्निमित्र का जो पुत्र था, कौन था? वसुमित्र, वो इंडो ग्रीक से लड़ रहा है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास युद्ध लड़ रहा है, सिंधु नदी में युद्ध लड़ रहा है, इंडस रिवर के पास लड़ रहा है, यानी पूरा बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का राजा कौन है? शुंग है। लेकिन अब जो अगला राजा बना कण्व, इसके समय में सिर्फ और सिर्फ मगध का रीजन पर ये राज कर पाया, यानी इसका राज्य और सिकुड़ गया और कम हो गया। तो सबसे बड़ा कौन थे? मौर्य के राज, फिर शुंग की राज, और अब कान्व की राज तो बहुत छोटी हो गई, वेरी लिमिटेड है। ये भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाता है, क्योंकि
ब्राह्मणिकल राजा है, ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी है। बुद्धिज्म कंटिन्यूड विदाउट रॉयल पेट्रोनेज, बुद्धिज्म तो ग्रो करते रहा, हालांकि रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिला, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण का रूल है, अभी भी हिंदुइज्म का सपोर्ट मिल रहा है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को सपोर्ट मिल रहा है। तो आप बुद्धिज्म को ग्रो तो होते रहा, लेकिन पेट्रोनेज नहीं मिला, राजा का वो नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। रूलर्स कौन हुए? वासुदेव कन्व पहले थे, और भूमि मित्र भी इसके इंपोर्टेंट रूलर थे। लास्ट रूलर सुशर्मन है, आपको ये याद रखना है। पहला रूलर याद रखना है वासुदेव कन्व, वासुदेव कन्व, और लास्ट रूलर याद रखना है ये कौन है? सुशर्मन। तो सुशर्मन याद रखना है कि कन्व डायनेस्टी का जो लास्ट राजा है, जो अंतिम राजा है कन्व डायनेस्टी का, वो सुशर्मन है। मिलिट्री वीक हो गई क्योंकि छोटा सा एम्पायर बचा, और सतवाहन 28 बीसी में जो सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर है, जिनका नाम है सिमुक, नहीं लिखा है क्या? तो जो सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर है, जिनका नाम था सिमुक, जब सतवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे तब देखेंगे, सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर सिमुक है, सिमुक थे। इन्होंने जो लास्ट रूलर है किस डायनेस्टी का? कान्व डायनेस्टी का, सुशर्मन, इसकी हत्या करके सतवाहन डायनेस्टी, वो फाउंडर भी थे सतवाहन डायनेस्टी का सिमुक। सतवाहन डायनेस्टी कहाँ था? आंध्र प्रदेश का रीजन में था, आंध्रा का रीजन में था, कर्नाटक का रीजन में था। तो वो साउथ इंडिया या हम कहें डेक्कन के जो एम्पायर है वही आगे बढ़कर आए, और सुशर्मन को हराकर, सुशर्मन को मारकर ये एरिया भी अपने राज्य में मिला लिए। तो सिमुक जो फाउंडर है सतवाहन डायनेस्टी का, उसने ही किसकी हत्या कर दी? सुशर्मन की, और इसको अपने रूल में मिला लिया। तो एक बार देखिए, कंपेयर करते हैं सुंग और कन्व को, जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। पीरियड कब रहा सुंग डायनेस्टी का? 185 से 73 बीसी, कन्व का 73 से 28 बीसी। ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, पर दो डेट 185 73 तो याद रखना, ये तो थोड़ा सा बचा तो याद रख सकते हैं। तो 185 से 73 के बीच में सुंग रहे, और 73 से 28 के बीच में ये रहे। फाउंडर कौन थे सुंग डायनेस्टी का? पुष्यमित्र शुंग। कन्व डायनेस्टी का वासुदेव कन्व। नेचर कैसा था? ये थोड़ा स्ट्रोंगर है और रिवाइवलिस्ट था। रिवाइवलिस्ट मीन्स कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है वो नीचे जा रहा था, तो उसको रिवाइव किया, ब्राह्मण ट्रेडिशन को फिर से आगे लाया। और कान्व तो बहुत वीक थे। रिलीजन कैसा था? ब्राह्मणिज्म रिवाइवल, और अश्वमेध यज्ञ कराए, ये भी ब्राह्मणिज्म कंटिन्यूड किया। कल्चरल रोल क्या है? आर्ट, लिटरेचर, कालिदास, ये सब का किताब इस समय में देखा जाता है। कालिदास इस समय के कवि नहीं है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये उनके कोर्ट में थे कालिदास। यानी कालिदास का जो टाइम पीरियड है वो कब का है? गुप्त डायनेस्टी का है। गुप्त के समय में कालिदास थे। इनके बारे में भी एक लेक्चर बनाएंगे। कालिदास ने किताब भी बहुत लिखा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कालिदास उस समय के लेखक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अग्निमित्र के बारे में लिखे, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी को दर्शाया, इसलिए लिखा गया है यहाँ। इसका कल्चरल रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले तो टाइम पीरियड देखिए कितना कम है, 73 से 28, 50 साल भी नहीं है, और उसमें इतने राजाओं का बदलना कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। एंड कैसे हुआ? ओवरथ्रोन बाय कन्वा। वसुदेव कन्व ने इनकी लास्ट राजा को पराजित करके, हत्या करके कन्व डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। और ये ओवरथ्रोन कैसे हुए? सतवाहन के जो फाउंडर थे सिमुक, उन्होंने इसके लास्ट राजा को हराकर सतवाहन डायनेस्टी में अपने आप इसको मिला लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे लेक्चर से जुड़े रहिए।